हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल कंट्रोल दो चीजें देखी थी। एक एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज एंड एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज। ये हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड्स देख रहे थे। तो इसमें जो हमारी थर्ड मेथड थी दैट इज इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर में इनपुट हमारा डीसी है, इसको हमें कोई कंट्रोलिंग नहीं करनी है। आउटपुट हमारा एसी है, इसको भी हमें कोई कंट्रोलिंग नहीं करनी है। जस्ट वी आर डूइंग समथिंग इनसाइड द इन्वर्टर सो दैट वी कैन गेट कंट्रोल्ड आउटपुट और कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज। ओके, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है हमारी PWM टेक्निक। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा फोरियर एनालिसिस क्यों हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं आपको PWM टेक्निक्स बताऊंगी। तो जस्ट हियर आई हैव कॉपीड माय कॉपी पेज। मेरा जो कॉपी का पेज था उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सो मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। बुक से भी आप जब करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट दे दी गई है, बट यहाँ मैं आपको एलैबोरेट करके बता दूंगी तो यू विल इजीली गेट इट। अब देखिए, ये था हमारा इन्वर्टर सर्किट जिसमें हम फिक्स्ड डीसी दे रहे हैं और हमें एसी वोल्टेज मिल रहा है। ये एसी वोल्टेज जो है ये वेरिएबल है। ये हमारा इन्वर्टर सर्किट है, जो कि हमने बहुत सारे इन्वर्टर सर्किट्स पढ़े हैं थायरिस्टर को कनेक्ट करके। इन्वर्टर सर्किट को डिजाइन करने के लिए जैसा कि हम देख चुके, थायरिस्टर के अलावा और कोई भी स्विचिंग डिवाइस हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर वो कोई भी सर्किट है हमारा, जो कि हमने इतने सारे टाइप पढ़े हैं, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलना चाहिए, एसी मिलना चाहिए। और इस एसी का हम दो चीजें वेरी कर सकते हैं। इट्स अ वेरिएबल एसी। इसका हम मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकते हैं जैसा हमने देखा हमारे सर्किट्स में, और हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंट्रोल मेथड। लाइक इनके गेट ट्रिगरिंग को हम कंट्रोल करके स्विचेस को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ऑन ऑफ करके हम इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें जो आउटपुट चाहिए ये हमारा स्क्वायर वेव है। ठीक है, जो कि हमने जितने भी इन्वर्टर पढ़े उन सब में हमें स्क्वायर वेव मिली। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्क्वायर वेव मिल रही है। लेकिन हमारा व्हाट इज अवर डिजायर्ड आउटपुट, हमारा डिजायर्ड आउटपुट है कि हमें ये साइनोसाइडियल वेव चाहिए। ठीक है, जिसकी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होना चाहिए और जिसका टाइम पीरियड 1/f विच इज 20 माइक्रो मिली सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट। और यदि हम इसका फोरियर एनालिसिस करें, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि मैं इस स्क्वायर वेव का फोरियर एनालिसिस लिखूं तो मुझे जो फंक्शन मिलेगा या जो मुझे वीओ, सपोज ये आपने जैसे नेटवर्क एनालिसिस में देखा होगा, करा होगा ये कि फोरियर एनालिसिस या हमें फोरियर वोल्टेज निकालना होता है इस स्क्वायर वेव का। तो ये स्क्वायर वेव जो है इसमें एक तो क्वासी स्क्वायर सिमेट्री भी है और हाफ वेव सिमेट्री भी है। ठीक है, इसलिए इसमें दो चीजें होती है, एक तो इसका ए नॉट 0 होगा और इसका जो ए एन है वो 0 होगा। चूंकि क्वासी स्क्वायर सिमेट्री है इसलिए इसमें इसका जो इवन टर्म्स है वो भी 0 होगी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको ये चीज और बता देती हूँ कि ये सिमेट्री हम कैसे देखते हैं। शायद आगे वाले में मैंने लिखा है, वेट, ये देखिए यहाँ मैंने एक शॉर्टकट में लिख रखा है कि यदि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पाई प्लस थीटा होता है तो हमारी हाफ वेव सिमेट्री होती है। ठीक है, जो कि आपने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा, बस जस्ट मैं एक आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि यदि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ पाई प्लस थीटा होगा तो हाफ वेव सिमेट्री होगी। एंड इफ f of 90 plus theta equal to
एफ ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो हमारी क्वार्टर वेव सिमेट्री होगी। ओके, तो ये दो सिमेट्री जो है वो हमारी स्क्वायर वेव में हमें मिलती है। तो यदि ये दोनों ही सिमेट्री हमारे स्क्वायर वेव में एग्जिस्ट करती है तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा 4vs अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने VSI पढ़ा था। तो जो ये स्क्वायर वेव है उसके लिए फंक्शन हमें ये मिला। ठीक है, अब यदि हम ये जानते, और इसमें ओमेगा 0 क्या है, इट्स अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हम ये जानते हैं कि हम फोरियर एनालिसिस क्यों करते हैं। फोरियर एनालिसिस जो है वो किसी भी पीरियोडिक वेव को साइन वेव की सीरीज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उसको साइन वेव की एक सीरीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो साइन या कोसाइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि मैं अभी एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बता रही हूँ कि यदि मेरा फंक्शन है, हम फोरियर एनालिसिस में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है वो कैसा लिखते हैं, ए नॉट बाई टू प्लस summation n is equal to 1 to infinite an cos n omega t प्लस बी इन साइन एन ओमेगा टी। तो यदि हम इसमें फंक्शन जब राइट डाउन कर लेते हैं, ए एन की वैल्यू हम लिख देते हैं, बी एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब इसमें पुट कर देते हैं उन वैल्यूज को, और एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3 पुट करके यदि हम सीरीज बनाते हैं तो हम उस सीरीज को देखते हैं कि वो साइन और कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट हो गई है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फोरियर एनालिसिस कि वो किसी भी पीरियोडिक वेव को साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए जो हमें आउटपुट मिल रहा है इन्वर्टर सर्किट से वो क्या है, स्क्वायर वेव है। अब यदि हमें उसका साइन का फंक्शन निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ किसको अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई द फोरियर एनालिसिस। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फोरियर एनालिसिस। अब ए नॉट ए एन बी एन जो होते हैं ये इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, यदि आपको याद हो तो ए नॉट जो होता है वो 1/पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी ओमेगा टी होता है। ए एन इज इक्वल टू होता है 1/पाई एफ ऑफ एक्स, जो भी हम फंक्शन बनाएंगे इस स्क्वायर वेव का, इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। और बी एन में जो होता है वो होता है 1/पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, ये कुछ चीजें मैं अपने रिवीजन के लिए लिखी थी, बट आप भी देख सकते हो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स हमें याद रहनी चाहिए कि साइन 0 इक्वल टू साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है, ये सब 0 होते हैं। कॉस 0 और कॉस के जितने भी 2n पाई टर्म्स है इट इज इक्वल टू द 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, एंड इट इज इक्वल टू द -1 टू द पावर 2n। ओके, कॉस n पाई होता है -1 टू द पावर n, कॉस 1 प्लस n इंटू 2 पाई होगा 1, कॉस 1 प्लस -2n इंटू पाई होगा आपका -1, एंड n पाई जो कॉस 1 प्लस माइनस n पाई होगा -1 टू द पावर n। तो ये कुछ चीजें रिवीजन के लिए मैथमेटिक्स में आपने फोरियर में पढ़ी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा जो आपने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा था। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो हमें जो V नॉट मिला, जो आउटपुट वोल्टेज के लिए फोरियर टर्म मिली, वो मिला हमें, सीरीज जो मिली वो हमें मिली 4vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा टी, एंड n इज इक्वल टू 135। ओके, सारे इवन टर्म्स इसके 0 है। तो इसको यदि मैं सीरीज में लिखूं, इसकी सीरीज लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, वीओ टी इज इक्वल टू, और वीओ क्या है हमारा, वीओ जो है वो स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो स्क्वायर वेव के लिए हमने साइन फंक्शन बनाया, साइन की सीरीज बनाई, वो क्या मिली, वो हमें मिली, यदि मैं यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखूं तो मुझे मिलेगा 4vs अपॉन पाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि मैं इसकी जगह 3 रखूं, n की जगह, n इज इक्वल टू 3, तो हमें दूसरी टर्म मिलेगी 4vs अपॉन 3 पाई इंटू साइन 3 ओमेगा टी, एंड 4vs अपॉन 5 रखे तो 4vs अपॉन 5 पाई साइन 5 ओमेगा टी एंड अप टू इन्फिनिट। तो ये सीरीज हमें मिलती रहेगी।
तो हमने स्क्वायर वेव को क्या किया, स्क्वायर वेव जो कि हमको आउटपुट मिला था, और ये जो कि हमें डिजायर्ड है, मैंने इसके पहले बताया था कि साइन वेव जो है वो हमें डिजायर्ड है, बट इस साइन वेव जो हमें डिजायर्ड है उसके साथ हमें ये कंपोनेंट भी मिल रहा है, हमें फिफ्थ कंपोनेंट भी मिल रहा है। तो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द हार्मोनिक्स। ओके, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, यदि आपने पिछले सेमेस्टर्स अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, तो हार्मोनिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हार्मोनिक्स इज द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी को। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, वी एम साइन ओमेगा टी, और इनका जो मल्टीपल है, मतलब थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, यहाँ पर केवल ऑड हार्मोनिक्स है बट इवन हार्मोनिक्स भी होते हैं। तो थर्ड हार्मोनिक्स मतलब क्या, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी ओमेगा टी है उसके 3 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी है, जो कि ओमेगा टी जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये उसका 5th टाइम्स है। ओके, तो हमें ये फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव ऑल दिस हार्मोनिक कंपोनेंट। और इसीलिए जब आपने पिछली क्लासेस में यदि पढ़ा होगा तो हम यूजुअली कहते हैं कि थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, या जितने भी ऑड हार्मोनिक्स है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं हमारे सिस्टम में, जिसको कि हमें रिमूव करना होता है। तो वो इसी कारण से होते हैं, इसीलिए हम इवन जो फ्रिक्वेंसीज है, जो इवन हार्मोनिक्स है वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो यूजुअली स्क्वायर वेव मिल रहा है, और स्क्वायर वेव जो है वो इन सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी है, और इन कंपोनेंट्स में इवन हार्मोनिक्स जो है वो एब्सेंट है। इसीलिए जो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, दैट इज 3, 5, 7, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं आउटपुट में। क्यों, क्योंकि हमारी फंडामेंटल के साथ ही अटैच्ड है। तो हमें चाहिए क्या, हमें केवल ये फर्स्ट हार्मोनिक चाहिए, जो कि हम जिसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। हमें ये थर्ड नहीं चाहिए, फिफ्थ नहीं चाहिए, एंड ऑल जितने भी है आगे की वो फ्रीक्वेंसीज हमें नहीं चाहिए। तो इनको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं, जो कि इन सारी फ्रीक्वेंसीज को रिमूव कर देती है, जिसको कि हम कहते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज को वो फिल्टर सर्किट्स रिमूव कर देते हैं, और हमें सिर्फ मिलती है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इनको रिमूव करने के लिए, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को रिमूव करने के लिए हम कई टेक्निक्स भी यूज करते हैं, हम PWM टेक्निक का भी यूज करते हैं। तो अब इसी VOT को मैंने लिख दिया है V1T, VO3T, VO5T। ठीक है, तो VO1T हमें रिक्वायर्ड है, बाकी ये सब हमें नहीं चाहिए। तो VO1T इज व्हाट, VO1T इज इक्वल टू 4VS अपॉन पाई, एन की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसी के यदि हमें, अब ये क्या है, मतलब ये किस फॉर्मेट में है, ये है हमारा VM साइन ओमेगा टी। तो VO1 RMS क्या हो गया, VO1 RMS हो गया VM अपॉन √2। तो यदि इस VM को √2 से डिवाइड कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट 2 √2 VS अपॉन पाई। ओके, तो ये हमारी RMS वैल्यू हो गई। ओके, इतनी बात समझ में आई क्यों हम फोरियर एनालिसिस कर रहे हैं, क्यों इसका हम यूज कर रहे हैं, और क्यों ये हायर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं सर्किट में, और हमें डिजायर जो है वो केवल साइनोसाइडल वेव है, फर्स्ट हार्मोनिक है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ऑब्टेन करने के लिए, इन सारे हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए और फंडामेंटल को ऑब्टेन करने के लिए हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन मेथड का यूज करते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में ये हम इन्वर्टर में इस चीज को यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिफाइन भी इन्वर्टर के लिए करूंगी कि यदि हम इसको फिक्स्ड DC वोल्टेज दे रहे हैं इन्वर्टर को, और आउटपुट में हमें
कंट्रोल्ड एसी आउटपुट मिल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, केवल एडजस्ट कर रहे हैं इन्वर्टर के कंपोनेंट्स का ऑन एंड ऑफ पीरियड। तो ऑन एंड ऑफ पीरियड कंट्रोल करने से अल्टीमेटली हमारी पल्स की विड्थ जो है उसमें वेरिएशन होता है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज दैट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन जिसमें कि पल्स की विड्थ में चेंज होता है। ओके एंड इसमें इस PWM टेक्निक के बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसीलिए हम इन्वर्टर में इसको यूज करते हैं। जो सबसे पहला हमारा एडवांटेज है कि द आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल विद दिस मेथड कैन बी ऑब्टेन विदाउट एनी एडिशनल कंपोनेंट। हमने जैसे इसके प्रीवियस में इंटरनल एक्सटर्नल एसी आउटपुट वोल्टेज और एक्सटर्नल डीसी इनपुट वोल्टेज कंट्रोल में देखा था, हमने उसमें बाहर साइड में बहुत सारी सर्किटरी कनेक्ट की थी, बट इसमें हमें कोई एडिशनल कंपोनेंट कनेक्ट नहीं करना है। और इस मेथड में दूसरा जो है वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस मेथड में जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है उनको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं और इससे और हमारे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो होते हैं उनको इजीली फिल्टर के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का एडवांटेज है, बट इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का, वो ये है कि मेन डिसएडवांटेज इस मेथड का ये कि इसमें जो हमें SCR यूज करने होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं एंड दे मस्ट पजेस लो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम्स। और PWM इन्वर्टर्स मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज क्या करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की डिफरेंट टेक्निक्स। तो वी हैव टू स्टडी ओनली these three methods for the pulse width modulation. So first is single pulse modulation, second is multi-pulse modulation and third is sinusoidal pulse modulation. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। इसमें भी मैंने अपनी कॉपी को ही स्कैन करके उसमें लगा दिया ताकि आप इजीली समझ सको, बट आप बुक से भी पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, कोई सी भी मेथड हो, तीनों मेथड्स में चाहे वो आपकी सिंगल पल्स हो, मल्टीपल्स हो या साइनोसाइडल पल्स मॉड्यूलेशन हो, उसका जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। मतलब ये हमारी स्क्वायर वेव जो कि हमें हमारे इन्वर्टर से मिल रही है उसको हम कंबाइन करेंगे विद द ट्राइंगुलर वेव, और ये कंपैरेटर है यहाँ पे। ये कंपैरेटर इस ट्राइंगुलर वेव और स्क्वायर वेव को कंपेयर करेगा और इसके कंपैरिजन से जो भी आउटपुट उसको मिलेगा या जो सिग्नल जनरेट होगा इन दोनों को कंपेयर करने से वो ट्रिगर द पल्स जनरेटर, वो पल्स जनरेटर को ट्रिगर करेगा वही आउटपुट की या उस टाइम ड्यूरेशन पे, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर ट्रिगर करेगा जो कि ट्रिगर पल्सेस प्रोवाइड करेगा SCRs को। तो हम सिंपल मॉड्यूलेट करके पल्सेस को वेरी करके हम हमारे SCRs के ऑन ऑफ को कंट्रोल कर रहे हैं। और किस चीज का यूज कर रहे हैं हम? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। तो फर्स्ट इज द सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। अब इसमें देखिए ये हमारा मेन स्क्वायर वेव है, इसको मैं रेड से कर देती हूँ। ये हमारा मेन स्क्वायर वेव है और दूसरे को मैं येलो से कर देती हूँ और ये हमारा ट्राइंगुलर वेव है। ठीक है, मतलब कि इस स्क्वायर वेव को हमने कंबाइन किया ट्राइंगुलर वेव के साथ। ठीक है, तो ये जैसे हम ये कंपैरेटर को दे रहे हैं तो यहीं पर हमने क्या किया, स्क्वायर वेव भी दे दी और ट्राइंगुलर वेव भी दे दी। अब ये जिन पॉइंट पर इसको, और यहाँ पर हम केवल एक ही ट्राइंगुलर वेव को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। तो अब ये जिस पॉइंट पर आपके
कट कर रहे हैं, ये स्क्वायर वेव को, ये जो ट्राइंगुलर वेव है इन पॉइंट को कट कर रही है। तो इस पॉइंट से डॉटेड लाइन में नीचे ले आई, इस पॉइंट से डॉटेड लाइन नीचे ले आए। तो ये जो है ये हमारे थायरिस्टर का ऑन ऑफ पीरियड है, मतलब ये इसका ऑन पीरियड है और ये ऑफ पीरियड है। तो जहां पर भी ये एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट पर हम थायरिस्टर को ऑन और इस पॉइंट पर हम थायरिस्टर को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यदि ये हो गई, ये इसकी विड्थ को हमने, मतलब ये हमारे डीसी की ये विड्थ थी, बट हमने क्या करा, इसकी विड्थ को मॉड्यूलेट कर दिया। ओके, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा पाई बाय 2 का पॉइंट है, मतलब ये हमारा पाई है, ये 2 पाई है, एक साइकिल ऐसे कंप्लीट हो रही है। अब ये इट मीन्स ये जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वो पाई बाय 2 है। हमने ये अज्यूम करा कि हमारी जो पल्स है उसकी विड्थ 2d है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2d लिया है। सम ऑफ द बुक्स कंसिडर द d, यहाँ पर d का भी यूज करा है, तो वो d से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हमने 2d को करा है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस पल्स की विड्थ कितनी हो गई, 2d हो गई। ऐसे ही नेगेटिव हाफ जो है उसको भी हमने ट्राइंगुलर वेव से कंपेयर किया, तो हमें नेगेटिव में भी ये 2d विड्थ की पल्स मिल गई। ठीक है, अब ये 2d विड्थ की पल्स हमें मिल गई है। अब हमें इसको क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है। तो अब आप देखिए, ये पॉइंट यदि पाई है और इसकी विड्थ आपकी 2d है, तो ये मतलब ये d है और ये d है। ओके, इट मीन्स ये पॉइंट क्या हुआ, पाई माइनस डी, मतलब इस पूरे पाई में से d को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, यदि ये पाई है और पाई में मैं d को प्लस कर दूंगी तो ये पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस d। इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पल्स का है पाई बाय 2 माइनस डी और एंड पॉइंट पल्स का है पाई बाय 2 प्लस डी। ठीक है, एम आई क्लियर? अब यहां पर भी क्वासी वेव सिमेट्री है, वो सारे रूल्स को ये फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर हम जो ये पल्स की विड्थ है वो वेरी कर सकते हैं 0 से लेकर पाई तक। मतलब यदि ये हम इसको ट्राइंगुलर वेव ना रखें, मतलब ट्राइंगुलर वेव को इस तरीके से यदि आप मर्ज करोगे तो 0 से लेकर पाई विड्थ होगी। यदि मैंने इसको इस तरीके से मर्ज किया तो ये आपका पाई बाय 2 माइनस डी से पाई बाय 2 प्लस डी तक इसका वेरी हुआ। इट मीन्स हम जो रेंज ऑफ द पल्स विथ 2d है उसको वेरी कर सकते हैं 0 से लेकर पाई तक। इट मीन्स दिस 2d इज लाइज बिटवीन, 2d इज व्हाट, 2d हमारी बस पल्स की विड्थ है। तो पल्स की विड्थ जो है वो हम 0 से लेकर पाई तक वेरी कर सकते हैं। ओके, अब आउटपुट वोल्टेज कैन ऑल्सो बी वेरी बाय वेरिंग द पल्स विड्थ। यदि मैं इस पल्स विड्थ को वेरी करूं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी वेरी होगा। तो यहाँ पर हम दो चीजें कंट्रोल कर पा रहे हैं। पहला तो हमारे आउटपुट वोल्टेज की विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरा विड्थ कंट्रोल के साथ साथ हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो bn निकालेंगे अगेन 2 बाय पाई, इंटीग्रेशन जो हम करेंगे अगेन यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में करेंगे, मतलब पाई बाय 2 माइनस डी से लेकर पाई बाय 2 प्लस डी तक, वी एस साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अब Vs इज व्हाट, Vs जो है वो हमारा फंक्शन है, हमने इसका मैग्नीट्यूड मान लिया सप्लाई वोल्टेज का Vs है, इसलिए f ऑफ x क्या हमारा Vs है, एंड साइन एन ओमेगा टी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट्स रख देंगे, तो साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन। इसका हम ये लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉस एन पाई बाय 2 प्लस डी माइनस कॉस एन पाई बाय 2 माइनस डी। ठीक है, अब
यदि इसकी हम सीरीज बनाएं, सॉरी इसको अभी क्या किया, इसको फर्दर और सॉल्व किया है, मतलब इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया है कॉस ए प्लस बी का एंड कॉस ए माइनस बी का। मैंने इसको इस तरीके से किया है, बट आप इसको कॉस ए माइनस कॉस बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो जब आप कॉस ए माइनस कॉस बी वाले फॉर्मूले से करेंगे तो आपको ये, मैंने इसको ओपन कर लिया है, जैसे फॉर्मूला होता है ना कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इसमें मैंने वही लगा दिया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूले में प्लस आता है, तो उसका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये माइनस साइन है, इसलिए ये दोनों टर्म्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों टर्म्स माइनस हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कॉस एन पाई बाई टू इंटू कॉस एन डी और कॉस एन पाई बाई टू इंटू कॉस एन डी कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों टर्म्स चूंकि माइनस में है तो ये हो जाएगी टू साइन एन पाई बाई टू इंटू साइन एन डी, और ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा बी एन का, वो मिलेगा 4vs अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई बाई टू इंटू साइन एन डी, ठीक है। अब ये मिला हमें बी एन का एक्सप्रेशन, ठीक है। इस बी एन को हमने हमारे वीओ वाले फॉर्मूले में रख दिया। वीओ क्या था, एफ ऑफ एक्स, मतलब वीओ इज इक्वल टू बी एन इंटू साइन एन ओमेगा टी। तो एफ ऑफ एक्स है हमारा 4vs अपॉन एन पाई इंटू बी एन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी इंटू साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरीके से बी एन इंटू ये तब पूरा बी एन है इंटू साइन एन ओमेगा टी। अब n जो है वो 135 है। अब इसमें हम n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5 यदि रखे, तो यदि मैंने रखा n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 रखा तो ये बचा 4vs अपॉन पाई। तो 4vs अपॉन पाई जो है वो सभी में कॉमन रहेगा, क्योंकि n की जगह आप 1 रखो 3 रखो 5 रखो, 4vs अपॉन पाई सभी में कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन लिख दिया है, ठीक है। साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और साइन एन की जगह 1 रखा है इसलिए साइन डी एंड साइन एन ओमेगा टी, एन की जगह 1 रखा तो साइन ओमेगा टी। तो फर्स्ट टर्म मिली साइन डी साइन ओमेगा टी माइनस एन की जगह हम रखेंगे 3, तो वी विल गेट साइन 3d, ओके। तो साइन, सॉरी यहाँ पे साइन 3d 3 ओमेगा टी, यहाँ पे 3 रखा तो 3 ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका साइन 3 पाई बाई टू। तो साइन 3 पाई बाई टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन 3 पाई बाई टू मतलब 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर जितने भी साइन की ये वाली टर्म मिलेगी, मतलब 5 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू, ये सब 1 होगी, तो ये 1 होगी, और हमें सिर्फ ये दो टर्म्स मिल रही है, साइन 3d इंटू साइन 3 ओमेगा टी प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला फंडामेंटल, मतलब 4vs अपॉन पाई साइन डी इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी फंडामेंटल वोल्टेज हो गया, ओके। और जब 2d इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाई, मतलब 2d इज इक्वल टू पाई होगा तो d इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू होगा। तो d इज इक्वल टू जब यहाँ पाई बाई टू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो VO1 की मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब d की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू होगी, ठीक है। तो VO1 मैक्सिमम इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4vs अपॉन पाई साइन d क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, तो ये बचा हमारा साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी लिखा है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल, और इस पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द डी, क्योंकि अभी डी हमने क्या रखा, पाई बाई टू रखा, इसलिए हमें ये मिल गया। अब देखिए, यदि हम एन डी इज इक्वल टू पाई रख दें, एन डी इज इक्वल टू पाई रखें, तो
इफ मतलब हमने किसी तरीके से एन डी को किसके इक्वल कर दिया, पाई के इक्वल कर दिया, तो एन डी इज इक्वल टू पाई होगा। तो एन डी कहाँ से आए, ये वाली टर्म की बात कर रही हूँ मैं। एन डी इज इक्वल टू पाई रखे तो डी इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय एन। तो यदि डी इज इक्वल टू पाई बाय एन है तो 2d क्या होगा, 2 पाई बाय एन होगा। ठीक है, तो n इज व्हाट, n इज द हार्मोनिक्स, nth हार्मोनिक है ये, n क्या है, हमारा हार्मोनिक है। और हमें इस n को ही क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इसी nth हार्मोनिक्स को हमें एलिमिनेट करना है। तो यदि हमें इन सारे, हमें चाहिए कौन सा, सिर्फ ये फंडामेंटल चाहिए हमें। यदि हमें इन सारे कंपोनेंट्स को एलिमिनेट करना है तो देखिए 2d इज इक्वल टू, यदि मैं 2 पाई बाय 3 बनाती हूँ, है ना, 2d, ये 2d इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय n है। तो यदि थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है तो n क्या है, n को हमने 3 रखा क्योंकि थर्ड हार्मोनिक में 2d इज इक्वल टू क्या होगा आपका 120 डिग्री। तो यदि इस मतलब d क्या हो गया 60 डिग्री, यदि d 60 डिग्री होगा, d 60 डिग्री होगा तो हमें क्या करना है, इस टर्म को जीरो करना है। इस टर्म को जीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए, 60 इंटू 3, मतलब d इज इक्वल टू जब 60 होगा तो जो थर्ड हार्मोनिक है वो जीरो हो जाएगी। समझ में आया, मतलब कि d इज इक्वल टू क्या रखा हमने, ये वाली टर्म में d इज इक्वल टू, यदि मैं 60 डिग्री रखूंगी, लेट मी टेक द अनदर कलर, ये है d, अब ये है 3d। तो यदि इसमें d इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री, मतलब कि ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी यदि d को मैंने 60 डिग्री बनाया। इट मीन्स कि यदि मुझे थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, थर्ड हार्मोनिक यदि प्रेजेंट है मेरे फंडामेंटल में और उसे एलिमिनेट करना है तो मुझे इस d की वैल्यू 60 डिग्री रखनी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ के लिए करें हम, 2d इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय n, मतलब यहाँ n की जगह 5 रखे। यदि हमने n की जगह 5 रखा तो हमें मिला 2d इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 36 सॉरी 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स d यदि मेरा 36 होगा यहाँ पे तो कौन सा हार्मोनिक्स एलिमिनेट होगा, फिफ्थ हार्मोनिक एलिमिनेट होगा। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ डी, और यही हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहलाता है, जिसके के थ्रू हम हमारे आउटपुट वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें प्रेजेंट पर्टिकुलर हार्मोनिक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, आई थिंक एम आई क्लियर इन दैट। अब एक ही उसमें इतना टाइम हो गया है, सो नेक्स्ट 2 मेथड्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।